Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Babar Naim, accounts teacher. Today I am going to explain the basic definitions which are necessary to understand the accounting. These definitions are related to assets, liabilities, income, expenses, equity, drawings, trade receivables, trade payables. First, I am going to explain assets. Assets are resources which are owned and controlled by the business or individuals. Means anything which is owned by the business or any person is an asset of that person or the business. For example, property or buildings. Property or building. If I own a property or a building, that is my asset. If you own a property or a building, that is your asset. Second, motor vehicles. If I own a motor vehicle or a car, that is my property. And if you own a motor vehicle or a car, that is your property. या इसको आप इजी वर्ड्स में ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो भी चीज़ किसी भी पर्सन की या किसी बिजनेस की ऑनरशिप राइट्स होंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, वो उसकी प्रॉपर्टी, उसका एसेट होगा. जैसे बिल्डिंग हो गई, ऑफिसेज हो गए, मोटर व्हीकल्स, कार्स हो गई, प्लांट्स एंड मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए. मीन्स कि जो भी चीज, एनीथिंग विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस और अ पर्सन, दैट इज हिज और एसेट. कि कुछ भी है जो उसकी ऑनरशिप में है, चाहे वो बिजनेस की ऑनरशिप में है तो वो बिजनेस की एसेट है. अगर आपकी ऑनरशिप में, किसी पर्सन की ऑनरशिप में है, तो वो उस पर्सन की प्रॉपर्टी है. आपकी ओन थिंग्स जो होंगी या आइटम्स होंगे वो मेरी प्रॉपर्टी या मेरा एसेट नहीं हो सकते. और जिन चीजों को मैं ओन करता हूं वो आपका एसेट या आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकते. मतलब जो मैं ओन करता हूं वो मेरे एसेट्स हैं, जो आप लोग ओन करते हो वो आप लोगों के एसेट्स हैं. नेक्स्ट, इन्वेंटरी इज आल्सो एन एसेट. इन्वेंटरी इन जनरल टर्म स्टॉक. बिजनेस के पास बहुत सारी गुड्स होती हैं. बिजनेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स लाइक स्पेयर पार्ट्स, गुड्स फॉर रीसेल, यानी वो गुड्स जो उसने सेल करने के लिए अपने पास रखी हुई हैं. दीज आर स्टॉक्स एंड दीज थिंग्स आर ओन्ड बाय द बिजनेस एंड इट्स इन्वेंटरी. एंड आप उसको कहेंगे कि वो उसका एसेट है. अगर अब यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जनरल स्टोर की. जनरल स्टोर के पास ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, सोप्स होते हैं और बहुत सारी थिंग्स होती हैं जो वो उसके पास रीसेल के लिए अवेलेबल होती हैं. तो ऑल दीज थिंग्स कंस्टिट्यूट दैट स्टोर इन्वेंटरी एंड दीज थिंग्स आर एसेट ऑफ दैट स्टोर. इन्वेंटरीज आर एसेट्स ऑफ दैट स्टोर. तो ये जितनी भी चीजें होंगी वो हम उस बिजनेस का या उस स्टोर का या उस शॉप का हम कहेंगे कि एसेट्स हैं. और सिमिलरली कैश, जिस पर्सन का कैश है, जिस बिजनेस का कैश है, वो उसका एसेट है. ठीक है. इफ यू हैव अ कैश, आपके पास कुछ कैश है, वो आपका एसेट है. जो मेरे पास कैश है वो मेरा एसेट है. जो बिजनेस के पास कैश है वो बिजनेस का एसेट है. मतलब यहां पे अगर हम इसको दोबारा से मैं अगर समझा पाऊं तो ये कहूंगा कि कोई भी चीज, एनी आइटम, एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस is called asset of that business. Anything, any item which is owned by a person is called asset of that person. मतलब जो जिसकी ओनरशिप में होगी चीज वो उसका एसेट कंसिडर होगी. There are two types of assets. One is non-current assets and other current assets. यहां आप लोगों ने फोकस करना है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स में जो डिफरेंशिएशन है आपने वो समझना है. पहले हमने एसेट देखा कि एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस, एसेट. एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय द पर्सन, वो उस पर्सन का एसेट है. मतलब कोई भी चीज जो कोई ओन कर रहा है वो उस पर्सन का एसेट होगी. अब एसेट्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. फर्स्ट,
यू शुड अंडरस्टैंड नॉन करंट एसेट्स, ऑटोमेटिकली आपको फिर करंट एसेट्स समझ आ जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स owned by the business, anything which is owned by the business, anything which is owned by the business for more than 1 year, इसमें two conditions हैं, focus on these two conditions. Anything which is owned by the business for more than 1 year and not for resale purpose, anything which are owned by the business and not for resale purpose, मतलब कि वो चीज, वो आइटम जो बिजनेस 1 साल से ज्यादा अरसा उसको ओनरशिप में रखे, यानी वो उसके पास रहे, और उसको जब बाय किया तो उस वक्त उसका मोटिव ये नहीं था कि मैंने इसको रीसेल करके इससे प्रॉफिट कमाना, बल्कि फॉर द यूज ऑफ बिजनेस आपने लिया। ठीक है, एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर बिजनेस यूज एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पस, मतलब आपने उसे बेचना नहीं है, वो तो ठीक है उसकी लाइफ के बाद जब आपके लिए वो यूजलेस हो जाएगा बेच देंगे, बट मेन मोटिव आपका जब आपने बाय किया था तो उससे सेल करके प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि आपका मोटिव ये था कि यू वांट टू यूज इन द बिजनेस टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज, तो वो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। लाइक इसमें मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे मैंने अभी प्रीवियस सेशन में एग्जांपल दी थी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग नॉर्मली बिजनेस के लिए नॉन करंट एसेट होता है, मतलब वो बिजनेस उसको लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड के लिए यूज करता है और उसको रीसेल करने का उसका पर्पस नहीं होता। अब नॉन करंट एसेट्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट इज इंटेंजिबल, सेकंड टेंजिबल। Intangible non-current assets are those assets which are not physically available, कि जिनको आप फिजिकली आपको नजर नहीं आते। लाइक जैसे मैंने बिल्डिंग की बात की, तो बिल्डिंग इज फिजिकली अवेलेबल, वो आपको फिजिकली नजर आती है कि ये बिल्डिंग है, वो टेंजेबल एसेट्स होते हैं। दोज एसेट्स विच एग्जिस्ट फिजिकली इन अ बिजनेस, वो उसके टेंजेबल एसेट्स होंगे, एंड दोज एसेट्स विच आर नॉट फिजिकली अवेलेबल, कि आप उनको फिजिकली शो नहीं कर सकते, वो इनटेंजेबल एसेट्स होंगे। इनटेंजेबल एसेट्स की एग्जांपल मैं आपको देता हूं गुडविल। गुडविल होती है बिजनेस का पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट, यानी पॉजिटिव रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन अ मार्केट, तो वो हमें शो नहीं होती, मतलब फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही होती कि जनाब ये पड़ी हुई है जी गुडविल। ठीक है, लाइक जैसे मैंने बिल्डिंग की एग्जांपल दी, यू कैन शो कि बिल्डिंग इज अवेलेबल एट दैट प्लेस, ठीक है, बट गुडविल आप कहीं शो नहीं कर सकते। सिमिलरली पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स आर अग्रीमेंट्स, ठीक है, यू मेक एन अग्रीमेंट विद डिफरेंट बिजनेसेस इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स में ये होता है कि आप उनके नेम को यूज करते हैं या उनके टाइटल्स को यूज करते हैं। कॉपीराइट्स में आप किसी की बुक या किसी के फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह पेटेंट्स भी कॉपीराइट्स की टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, दीज आर इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब देखें ये कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह ये लॉन्ग लास्टिंग यूज करते हैं बिजनेस, 5-10 ईयर्स के लिए अग्रीमेंट्स होते हैं। इनमें वो आपके जो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे आपके मैकडोनल्ड अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो दीज आर अंडर फ्रेंचाइज अग्रीमेंट्स, और ये भी पेटेंट्स में आ जाते हैं, ये ट्रेडमार्क्स में आप इनको लिख सकते हैं। तो आप इन्हें इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की फॉर्म में कंसीडर करेंगे जब आप किसी और बिजनेस से अग्रीमेंट्स करते हैं, ये भी आप फिजिकली इन ये एसेट्स अवेलेबल नहीं होते। टेंजेबल एसेट्स विच आर फिजिकली अवेलेबल, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, उसमें बिल्डिंग बता दी आपको फिजिकली अवेलेबल है, प्लांट एंड मशीनरीज आर फिजिकली अवेलेबल, मोटर व्हीकल्स, फिक्सचर्स, दीज आर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस यूज के लिए होते हैं, फॉर मोर देन 1 ईयर बिजनेस यूज में होते हैं, बट दीज आर फिजिकली अवेलेबल, मोटर व्हीकल्स, मशीनरी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी, so these are non-current assets. Now move to the current assets definition. इसको अगर हम सिंपल टर्म में समझें, ऑल एसेट्स विच आर नॉट कैटेगराइज एज नॉन करंट एसेट्स आर करंट एसेट्स, कि जिनको आप नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरेंगे, वो नॉन करंट एसेट्स नहीं होंगे, तो यू विल कंसिडर देम एज करंट एसेट्स। अब इसमें आ जाएं आप, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें, तो एसेट्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर और
फॉर रीसेल पर्पस। देखें, नॉन करंट एसेट्स में हमने कहा दोज थिंग्स या आइटम्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, एंड उसमें हमने जो वर्ड यूज किया वो एंड का, नॉट फॉर रीसेल पर्पस, मतलब वो दोनों कंडीशंस अगर मीट करेंगे तो वो नॉन करंट एसेट्स होंगे। बट ऑन दी अदर हैंड करंट एसेट्स में से कोई एक भी मीट कर गई, मतलब बिजनेस ओन फॉर लेस देन 1 ईयर, अगर बिजनेस उसको लेस देन 1 ईयर ओन कर रहा है तब भी वो करंट एसेट्स है, और फॉर रीसेल पर्पस कि अगर उसने उसको रीसेल करने के लिए लिया है उस आइटम को, उस चीज को, तो वो भी करंट एसेट्स है। ठीक है, अब बिल्डिंग की हम एग्जांपल लेते हैं। बिल्डिंग नॉर्मली बिजनेसेस के लिए नॉन करंट एसेट्स होता है, बट जो स्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो जो बिल्डिंग परचेज करते हैं वो रीसेल पर्पस के लिए करते हैं, तो उनके लिए जो बिल्डिंग है वो करंट एसेट्स है। नॉर्मल बिजनेसेस के लिए वो नॉन करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बिजनेसेस उसे बिजनेस यूज के लिए लेते हैं, रीसेल पर्पस के लिए नहीं लेते। बट जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो बिल्डिंग्स या लैंड को जो बाय करते हैं वो रीसेल पर्पस के लिए बाय करते हैं, इसलिए वो करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां फिर से मैं क्लियर कर दूं, नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पस, बल्कि वो बिजनेस यूज के लिए होंगे। और करंट एसेट्स वो होंगे जो ओन फॉर लेस देन 1 ईयर और फॉर रीसेल पर्पस, यानी रीसेल पर्पस के लिए और लेस देन 1 ईयर के लिए हैं, तो वो आपके करंट एसेट्स होंगे। तो करंट एसेट्स में एग्जांपल आ जाती है इन्वेंटोरीज की, कि वो भी आप लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। उसके अलावा आपके पास बैंक कैश, वो भी आपका रूटीन में यूज होता रहता है, वो लंबे अरसे यानी लॉन्ग लास्टिंग आपके पास स्टे नहीं करता, वो आ जाता है, चला जाता है, आप रिसीव करते हैं, देन पे कर देते हैं, वो आपके करंट एसेट्स होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हमारे क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, वी विल डिस्कस लेटर इन दिस लेक्चर। अभी आप इनको यही समझे, क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, इनसे हमने ये कैश रिसीव करना होता है, तो दीज आर आल्सो आवर करंट एसेट्स बिकॉज ये विद इन 1 ईयर हमें पे ऑफ कर देते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट, liabilities. Liabilities are the legal obligations of a business which is payable in specific time period या after specific time period, कि वो लीगल ऑब्लिगेशन बिजनेस की जो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद बिजनेस ने रीपे करनी होती हैं, सेटल करनी होती हैं किसी भी डिफरेंट पर्संस को, वो उसकी लाइबिलिटीज होती हैं। दोबारा से बता देता हूं कि लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच आर पेएबल टू डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट एंटिटीज आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। लाइक आपने किसी से बोरो किया, आपने बोरो किया, उसे कहा जी मैं आफ्टर 1 ईयर आपको पे करूंगा, तो ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि यू शुड रीपे आफ्टर 1 ईयर, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। एनी लीगल ऑब्लिगेशन जो पेएबल है आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो लाइबिलिटीज है। तो नौ हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करते हैं। बिजनेस अगर किसी बैंक से, किसी इंस्टीट्यूशन से बोरो करता है, तो वो बोरिंग्स उसकी लाइबिलिटीज बन जाती हैं उस बिजनेस की। एनीथिंग विच इज which become the legal obligation of the business, ठीक है, और borrowed by the business and payable after a specific time period become the liability of the business। आप इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं पेएबल्स। पेएबल्स मतलब कोई फ्रेंड्स, कोई यानी फ्रेंड से, कोई फैमिली मेंबर से जो आप स्मॉल अमाउंट बोरो कर लेते हैं और उसे कहते हैं आफ्टर 2-3 मंथ्स आई विल रीपे दिस अमाउंट, वो पेएबल्स बन जाते हैं, उन्हें पेएबल्स कह देते हैं। लोन्स जो बैंक से आप लेते हैं वो आपके लोन्स हो गए, तो ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी लीगल आप पे दूसरा क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। These are legal responsibilities कि you should repay because you borrowed that amount from that person, और आपने उससे अग्रीमेंट साइन किया होता है, या अग्रीमेंट नहीं भी साइन किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप उसको पे करेंगे, तो वो आपने पे करना है, और जब आप पे कर देंगे तो आपकी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। बट जब तक आप उनको पे नहीं करेंगे तो दीज विल बी रिटेन एज योर लाइबिलिटीज। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। अब हम चलते हैं अगली टर्म, यानी लाइबिलिटीज की भी 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज।
One is non-current liabilities. First, non-current liabilities. Second, current liabilities. First, non-current liabilities and second, current liabilities. अब non-current liabilities क्या होती हैं? These obligations, वो legal obligations जो payable in more than 1 year होंगी, वो आपकी non-current liabilities होंगी। कि वो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन, वो आपकी अमाउंट्स जो आपने बोरो की हैं और पेएबल हैं इन मोर देन 1 years, वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं। जैसे कि बैंक लोन, बैंक से हम बिजनेस बोरो करता है, वो 5-6 years के बाद उसने रीपे करना होता है, तो वो बैंक लोन जो है उसकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। कि एनीथिंग विच इज बोरोड बाय द बिजनेस और टेकन बाय द बिजनेस, एनी अमाउंट विच इज taken by the business with the condition of repayment after more than 1 year, ठीक है, या आफ्टर 1 year और इन मोर देन 1 years, वो उसकी नॉन करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी। तो इनको हम, बल्कि ज्यादा अच्छा वर्ड होगा इनके लिए लीगल ऑब्लिगेशंस का, कि दोज लीगल ऑब्लिगेशंस विच आर पेएबल इन मोर देन 1 year टाइम पीरियड इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज या आर कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज। मींस मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि वो लीगल ऑब्लिगेशंस जो आपने 1 साल से, यानी मोर देन 1 year आपने उनको सेटल करना है, इन मोर देन 1 year आपने उनको सेटल करना है, वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। और उसकी एग्जांपल बैंक लोन है, ठीक है, यानी ऐसा लोन, ऐसा जो आपने अमाउंट जो बोरो की है, जो आपने उससे जिससे भी आपने बोरो की है, या तो मैंने बैंक का वर्ड यूज किया, आप किसी फाइनेंशियल किसी और बिजनेस से भी बोरो कर सकते हैं, तो आप उसे कह देते हैं कि जी मैं इनको 5 year में आपको रीपे करूंगा, तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। अब अगर हम करंट लाइबिलिटीज की बात करें, तो दीज या दोज लीगल ऑब्लिगेशंस या दीज ऑब्लिगेशंस आर पेएबल इन लेस देन 1 year, यानी विद इन 1 year जो आपने पे करनी है लीगल ऑब्लिगेशंस, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। ऐसी लाइबिलिटीज जो आपने विद इन 1 year सेटल कर देनी है, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज है। इसमें सबसे पहली एग्जांपल आ जाती है ट्रेड पेएबल्स की। ट्रेड पेएबल्स आपके क्रेडिट सप्लायर्स होते हैं। क्रेडिट सप्लायर्स भी आई विल डिस्कस लेटर इन दिस लेक्चर। तो ट्रेड पेएबल्स वो होते हैं जिनको आसान लफ्जों में आप ये समझ लें कि जिनसे बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे उनसे चीजें बाय कर लेता है और उन्हें कहता है विद इन 1 या 2 months में आपको पेमेंट्स कर दूंगा, ठीक है। कि गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस फ्रॉम दीज पर्संस और बिजनेसेस, तो वो उसके ट्रेड पेएबल्स बन जाते हैं, उसकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। क्यों? क्योंकि उसका एग्रीमेंट ये हुआ होता है कि मैं 3-4 months में या विद इन 1 month आपको पेमेंट्स क्लियर कर दूंगा। कि वो लोग जिनसे आपने उधार पे चीजें बाय की हैं, क्रेडिट पे चीजें बाय की हैं, वो आपके ट्रेड पेएबल्स हैं, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज है। वन मोर एग्जांपल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी होती है। और ये बैंक्स जो होते हैं, ये बिजनेसेस को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपके अकाउंट में जितनी अमाउंट डिपॉजिट है, आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, बट शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए। वो जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ की है, वो आपने एक स्पेसिफिक 2-3 months के अंदर अंदर वापस बैंक को वापस करने होते हैं, यानी दोबारा डिपॉजिट करने होते हैं बैंक में, क्योंकि वो आपकी अमाउंट नहीं होती, वो बैंक अपने पास से आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट किए हुए थे, बट यू नीड 15,000, तो बैंक 5,000 आपको अपने पास से दे देगा, और वो जो एक्स्ट्रा 5,000 आपको अपने पास से देगा, उसे वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहेगा बिजनेस, कि वो उसकी करंट लाइबिलिटी है, वो उसने बैंक के साथ 45 days या 1 month या 2 months के अंदर वो उसने वापस बैंक को पे करने हैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके, क्योंकि वो बैंक के पैसे हैं, वो बिजनेस के पैसे नहीं है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, मतलब एक्स्ट्रा विड्रॉल फ्रॉम द बैंक इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। जो भी आप बैंक अपने अकाउंट में से एक्स्ट्रा विड्रॉल करते हैं, अपनी डिपॉजिटेड बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ करते हैं, वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। और वो शॉर्टर टाइम पीरियड में 1-2-3 months में आपने वो बैंक को वापस देने होते हैं वो पैसे। तो इसी वजह से, ड्यू टू दिस रीजन, बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो करंट लायबिलिटी। नाउ, ट्रेड रिसीवेबल्स।
ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में थोड़ा मैंने डिस्कस प्रीवियस करंट एसेट्स की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। ट्रेड रिसीवेबल्स आर द क्रेडिट कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस। इसको आप यूं समझें कि ये वो लोग होते हैं या वो बिजनेसेस होते हैं हु बाय गुड्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन क्रेडिट, कि वो लोग, वो बिजनेसेस जो किसी एक बिजनेस से यानी हम अपने आप को बिजनेस समझते हैं, हमारे बिजनेस से क्रेडिट पे चीजें बाय करते हैं, वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे। ठीक है, या इसको अगर हम स्विच करके दूसरी फॉर्म में अगर इस डेफिनेशन को करें कि दोज पर्सन्स और दोज बिजनेसेस जिनको हम क्रेडिट पे चीजें, उधार पे यानी चीजें सेल करते हैं, वो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं। कि वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू दीज पर्सन्स और बिजनेसेस, वो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स होंगे। या आप इसको पर्सन और बिजनेसेस को एक सिंपल टर्म यूज कर सकते हैं, एंटिटीज, कि the entities who buy goods on credit from our business are our credit customers। यानी वो लोग जो हमारे बिजनेस से उधार पे चीजें खरीद रहे हैं, वो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं। या इसको मैं फिर दोबारा से बता देता हूं दूसरी स्टेटमेंट को स्विच करके, कि जिनको हम उधार पे, ठीक है, वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू दीज एंटिटीज, हम इन लोगों को, इन बिजनेसेस को उधार पे चीजें सेल करते हैं, और ये फिर हमें जो पैसे होते हैं, जो जो हमने इनको क्रेडिट पे सेल की हैं चीजें, ये हमें लेटर जो हमारा अग्रीड टाइम पीरियड होता है उसमें ये हमें फिर पेमेंट्स करते हैं, मतलब हम इनसे अमाउंट्स रिसीव करते हैं। अगर हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंट्स में हमेशा ये याद रखिएगा कि आप अपने आप को बिजनेस कंसीडर करके चीजों को समझेंगे, ठीक है, तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि आवर क्रेडिट कस्टमर्स आर ट्रेड रिसीवेबल्स। जो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, मतलब जिनको हमने उधार पे चीजें सेल की हैं, दोज पर्सन्स हु बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अस, वो हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं। वो हमें फिर लेटर जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें पे कर देंगे, और वो टाइम पीरियड में आपको बता दूं वो लेस देन 1 ईयर होता है। दैट्स वाई दीज ट्रेड रिसीवेबल्स आर कैटेगराइज एज करंट एसेट्स, क्योंकि वो विद इन 1 ईयर आपको पैसे दे देते हैं, वो पैसा आ जाता है तो वो आपके करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट एसेट्स की डेफिनेशन ही ये है कि लेस देन 1 ईयर में जो आप यूज कर लें जिन एसेट्स को, यानी जो आपके पास लेस देन 1 ईयर है, वो आपके करंट एसेट्स हैं। तो क्रेडिट कस्टमर विद इन 1 ईयर वो आपको पे ऑफ कर देते हैं, वो आपके क्रेडिट कस्टमर नहीं रहते, मतलब वो आपको जब पैसे दे देंगे तो दे आर नो मोर योर क्रेडिट कस्टमर, और योर ट्रेड रिसीवेबल्स वो खत्म हो जाएंगे, तो वो करंट एसेट्स हो जाएंगे, इसीलिए उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हीरा, आवर बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू हीरा, हीरा इज क्रेडिट कस्टमर ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, अगर हम इस ट्रांजैक्शन में देखें, वी सोल्ड गुड्स टू हीरा ऑन क्रेडिट, तो हीरा इज क्रेडिट कस्टमर ऑफ आवर बिजनेस, तो हम इसे ट्रेड रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। वी विल रिकॉर्ड हीरा एज अ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिट कस्टमर है, तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर होंगे, और ये हमारे करंट एसेट्स हैं। नो, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स आर क्रेडिट सप्लायर्स ऑफ अ बिजनेस। ये ट्रेड रिसीवेबल, दिस इज अपोजिट टू द ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें हम उधार पे चीजें लोगों को सेल कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें हम उधार पे बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिट सप्लायर्स ऑफ अ बिजनेस, वो लोग जो हमें क्रेडिट पे, उधार पे चीजें प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे ट्रेड पेएबल्स हैं। पेएबल्स मींस कि हमने उनके पैसे देने हैं, पेएबल्स कि उनको हमने पेमेंट्स करनी है, पेमेंट्स की नहीं है। ठीक है, रिसीवेबल्स, उनसे हमने रिसीव करनी, अमाउंट रिसीव नहीं की अभी। ठीक है, रिसीवेबल्स के लेने वाले रहते हैं, ठीक है, पैसे लेने वाले रहते हैं। तो ट्रेड पेएबल्स कि हमने उन्हें पेमेंट करनी है। ट्रेड का वर्ड होता है सेलिंग एंड बाइंग के लिए यूज होता है, तो मतलब जब सेलिंग और बाइंग से अगर आपके कोई रिसीवेबल बनते हैं तो वो ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे, जब हम उधार पे चीजें सेल करेंगे तो वो ट्रेड रिसीवेबल बन जाएंगे, और जब हम उधार पे यानी क्रेडिट बाइंग करेंगे तो वो ट्रेड पेएबल्स बन जाएंगे। जब हम क्रेडिट बाइंग करेंगे तो वो ट्रेड पेएबल्स, और जब हम क्रेडिट सेलिंग करेंगे तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट मीन उधार,
Trade payables. Credit suppliers of a business is called trade payables. ठीक है, who supply goods on credit to the business. ठीक है, and business will pay later on decided time period. जो भी होगा विद इन 2-3 months या 4 months, जितना भी टाइम पीरियड डिसाइड होगा कि इतने डेज में आपने पेमेंट्स करनी है, तो उतने डेज के बाद बिजनेस इन लोगों को पे करेगा. बट जब वो बाय करेगा चीजें, व्हेन आवर बिजनेस बॉट गुड्स, वो कुछ भी पे नहीं करेगा. ठीक है, पे नथिंग. ठीक, वो उधार मतलब क्रेडिट परचेजेस होंगी और उसके बाद पेमेंट्स एग्रीड टाइम पीरियड 2-3-4 मंथ जब भी होगा टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड के बाद वो उनको पे ऑफ कर देगा. ठीक है, इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं कि बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम फिरदौस. बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम फिरदौस. तो इन दिस एग्जांपल फिरदौस इज ट्रेड पेएबल. क्यों? बिकॉज बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम फिरदौस. फिरदौस से उसने बाय की हैं, तो फिरदौस ट्रेड पेएबल्स बन जाएगा अनटिल अनलेस के बिजनेस उसको पे ना कर दे. जब पे कर देगा तो देन ट्रेड पेएबल्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक पे नहीं करता, वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो वो ट्रेड पेएबल्स रहेंगी. लाइक जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, फिरदौस इज अ ट्रेड पेएबल. ठीक है, और ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटीज होती हैं बिकॉज आपने विद इन ईयर आपने इनको रीपे करना होता है. मतलब 1-2-3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, उसी के दरमियान आपने इनको रीपे करना होता है. आप इसको मोर देन 1 ईयर एक्सटेंड नहीं करते इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. कैपिटल. नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल और ओनर्स इक्विटी. कैपिटल and owner's equity is the same term. In O levels, A levels, ACCA, we use the term of owner's equity. ठीक है, but in general capital term is used. Owner equity amount or anything, ठीक है, which is invested by the owner into the business. कि वो चीज, वो अमाउंट, वो एसेट जो बिजनेस में ओनर की इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आता है, वो ओनर्स इक्विटी कहलाता है. ठीक है, लाइक हम इसमें एग्जांपल ले लें कि ओनर पुट इन $50,000 इनटू द बिजनेस. तो ये $50,000 जो कैश वो दिया होगा, 50,000 कैश जो बिजनेस में इनपुट किया है, दैट इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी. अब ऑन दी अदर हैंड जरूरी नहीं है कि ऑनर जो है वो कैश बिजनेस को प्रोवाइड करे. ऑनर कैन प्रोवाइड एसेट टू द बिजनेस, लाइक ऑनर्स पर्सनल मोटर कार इज गिवन टू द बिजनेस. कि जो उसकी पर्सनल मोटर कार थी, वो ऑनर ने बिजनेस यूज के लिए बिजनेस को दे दी. ठीक है, तो वो जो मोटर कार होगी वो भी ऑनर्स इक्विटी का पार्ट बन जाएगी. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एसेट अगर प्रोवाइड कर रहा है ऑनर, वो भी अगर कैश दे रहा है, जो भी दे रहा है, मतलब ऑनर की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आएगी, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी. यानी जितनी भी अमाउंट की चीजें या कैश ऑनर बिजनेस को देगा, वो ऑनर्स इक्विटी कंसीडर होगी. ऑनर्स इक्विटी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो, तो इसका एक फार्मूला भी हम यूज करेंगे, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि वो कैसे यूज होगा. सिंपली आप ये समझ लें कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी. अगर हमने कैलकुलेट करना हो, हमारे पास एसेट्स हो और लायबिलिटीज हो, तो हम सारे एसेट्स को, यानी नॉन करंट और करंट एसेट्स को ऐड करके, और सिमिलरली नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को ऐड करके, दोनों में अगर डिफरेंस लेंगे, तो दैट विल गिव यू ऑनर्स इक्विटी. ठीक है, और अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो भी इन्वेस्टमेंट ऑनर की तरफ से आएगी, चाहे वो कैश फॉर्म में आए या किसी एसेट की फॉर्म में आए, वो ऑनर्स इक्विटी कंसीडर होगी. एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ एसेट पुट इन टू द बिजनेस इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी. अब ऑनर्स इक्विटी के तौर पे हम उसको ये नहीं होता कि हम लिख दें कि जनाब उसने 2 कार्स हमें दे दी हैं. नो, हम उन एसेट्स की वैल्यू को कंसीडर करते हैं. ठीक है,
तो अकाउंटिंग में ये चीज़ मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि अकाउंटिंग जो है हर चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड करती है। मतलब अगर आपने एसेट्स लिए हैं, बिल्डिंग ली है, तो बिल्डिंग को बिल्डिंग नेम तो रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट उसकी क्वांटिटीज नहीं लिखी जाएंगी, बल्कि उसकी टोटल अमाउंट लिखी जाएगी कि इतनी अमाउंट की बिल्डिंग है। जैसे आप कहें जी मेरे पास 10 कार्स है, अकाउंटिंग इस चीज को नहीं रिकॉर्ड करती कि कितनी कार्स है। अकाउंटिंग लिखेगी कि कार्स इज इक्वल टू जो उन 10 कार्स की टोटल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है तो हम लिख देंगे कार्स और आगे हम लिख देंगे 1 मिलियन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्स वहां पे मेंशन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पे भी यही होगा कि ऑनर जो एसेट बिजनेस को देगा उसकी वैल्यू या कैश जो दिया उसकी वैल्यू दोनों को टोटल करके या कोई एक दिया उस वैल्यू को हम ऑनर्स इक्विटी कंसीडर करेंगे कि ये ऑनर की इक्विटी है। तो इक्विटी का फार्मूला भी मैंने नीचे लिख दिया है, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। के आपके जो नॉन करंट और करंट एसेट्स है दोनों को ऐड करें टोटल एसेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे तो टोटल लाइबिलिटीज आ जाएंगी और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो ऑनर्स इक्विटी आ जाएगी। ड्राइंग्स, दिस इज टोटली अपोजिट टू द ऑनर्स इक्विटी। उसमें यह था कि एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड इक्विटी। तो नो एन any amount or asset which is withdrawn by the owner for personal use from the business is called drawing। कि कोई कैश या एसेट जो बिजनेस अपने ऑनर जो है वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है तो वो ड्राइंग्स होंगी। आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, अब वहां से अपने पर्सनल यूज के लिए ग्रोसरी आइटम्स घर के लिए ले जाते हैं तो वो ड्राइंग्स कंसीडर होंगी। यानी बिजनेस से कोई भी चीज, अब यहां पे एक कंफ्यूजन आता है कि अगर आप वो विड्रॉ करते हैं और आप उसकी जो भी वैल्यू बनती है वो पे कर देते हैं तो वो ड्राइंग्स नहीं होंगी। ठीक है, ये अक्सर मुझे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रॉसरी पे करके ले जाते हैं तो वो ड्राइंग्स नहीं है। ये वो हैं जो बगैर पेमेंट्स के आप ले गए हैं, यानी बिजनेस से आपने निकाल लिया। एनीथिंग विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज विदाउट एनी पेमेंट, तो वो आपकी ड्राइंग्स होंगी। कैश तो उसकी तो पेमेंट होगी नहीं, वो वैसे ही विड्रॉ हो जाएगा। एसेट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ग्रोसरी स्टोर से आपने ग्रोसरी अपने घर के यूज के लिए ले गए बट आपने उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की है, वो भी आपकी ड्राइंग्स कंसीडर होंगी। एनीथिंग विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज वो ड्राइंग्स हैं। यानी बिजनेस से कोई भी चीज ऑनर अपने यूज के लिए ले जाएगा तो वो ड्राइंग कंसीडर होंगी, उनको हम ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें एक और एग्जांपल कैश की मैं आपको दे देता हूं कि आपके जो पर्सनल हाउस रेंट्स हैं या हाउस के बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं या घर के एक्सपेंसेस हैं, अगर वो आपके बिजनेस से पे ऑफ हो जाते हैं तो वो भी आपकी ड्राइंग्स कंसीडर होंगी। तो उन्हें भी हम ड्राइंग्स कहेंगे कि पे पर्सनल एक्सपेंसेस फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट और विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स हैं ये कि आपके घर के जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे हो गया तो वो ड्राइंग्स हैं। और यहां एक चीज और आपको बता दूं कि ये अकाउंटिंग में हम एक रूल है कि ऑनर्स और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अलग रखा जाता है। दैट्स वाई अगर ऑनर बिजनेस से कोई चीज विड्रॉ करेगा तो उसे मेंशन करना पड़ता है कि ये अमाउंट उसने ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए ले ली है, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। क्योंकि इन कॉमन इन जनरल लाइफ में हम ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस है, हमने ही निकाले हैं तो हम उसको क्यों रिकॉर्ड करें, हमारी चीज थी हमने ले ली। नो, अकाउंटिंग कहती है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी एंड योर ऑनर इज अ सेपरेट एंटिटी। तो बिजनेस से ऑनर जो बिजनेस को देगा वो भी रिकॉर्ड होगा, जो बिजनेस से ऑनर लेगा वो भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि दो डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दो डिफरेंट बॉडीज हैं जो आपस में ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, तो वो आपने रिकॉर्ड करनी है। ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको हम इक्विटी कहेंगे, ऑनर ने बिजनेस से कुछ ले लिया अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। रेवेन्यू, रेवेन्यू कहते हैं इनकम्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, और ये इनकम्स क्या होती हैं? इनकम्स विच इज अर्न बाय अ बिजनेस बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस अपनी गुड्स सेल करके या अपनी सर्विसेज सेल करके जो अर्निंग्स लेता है वो उसके इनकम्स होती हैं और वो इनकम्स को हम रेवेन्यूज कहते हैं।
मीन्स अभी मैंने प्रीवियसली डिपार्टमेंटल स्टोर की एग्जांपल ली थी, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो चीज़ें सेल करता है और उससे जो उसको अर्निंग्स होती हैं, मतलब जो ग्रॉसरी आइटम्स डिपार्टमेंटल स्टोर पे सेल होते हैं उससे जो उसको अर्निंग्स होती हैं वो उसका रेवेन्यू कंसिडर होंगे। एज अ टीचर आई एम सेलिंग माई सर्विसेज, तो मैं सर्विसेज सेल करके जो मुझे अर्निंग्स हो रही हैं वो मेरा रेवेन्यू है। एज अ डॉक्टर, डॉक्टर सेल हिज सर्विसेज, वो सर्विसेज सेल कर रहा, उससे जो उसको अर्निंग्स हो रही हैं वो उसका रेवेन्यू है। मतलब गुड्स सेल करके अगर आपको अर्निंग हो रही है वो उसे भी रेवेन्यू कहते हैं, या जो चीजें आप सर्विसेज सेल करते हैं तो उससे जो आपको अर्निंग्स होती हैं वो भी आपका रेवेन्यू कंसिडर होता है, कि सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज से जो अर्निंग्स होंगी वो हम रेवेन्यू कहेंगे। एक्सपेंसेस को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि वो पेमेंट्स जो आपके बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को रन करने के लिए आप पेमेंट्स करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें मैंने आपको रेंट की एग्जांपल दी, आपको यूटिलिटी बिल्स की एग्जांपल दी, आपको वेजेस एंड सैलरीज की एग्जांपल दी। तो दीज आर एक्सपेंसेस। नो, इस डेफिनेशन के बाद मैं आपको ये बताऊं कि दीज आर बेसिक टर्म यूज टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग। अगर आपको ये टर्म समझ आ जाती हैं, ठीक है, ये जितनी भी टर्म्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, तो सारी अकाउंटिंग इन्हीं टर्म्स पे रिवॉल्व करेगी। मतलब एसेट्स होंगे, उनके नाम डिफरेंट होंगे, बट वो एसेट्स जो होंगे वो एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज होंगी, मतलब बेसिक नेचर उनकी एसेट्स लाइबिलिटीज में आ जाएगी, ठीक है, इनकम्स रेवेन्यूज में आ जाएगी, बट उनके नाम बदल सकते हैं। लाइक जैसे मैंने नॉन करंट एसेट्स में आपको एग्जांपल दी थी कि प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये एसेट्स हो सकते हैं, ठीक है, नाम डिफरेंट है लेकिन एसेट्स हैं। सिमिलरली लाइबिलिटीज में लोन, ट्रेड पेएबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटीज हैं, उनके नेम है लेकिन हैं तो लाइबिलिटीज क्या, पेएबल्स हैं, ठीक है। तो मेन जनरल टर्म्स जो थी वो मैंने अभी आपको आई एक्सप्लेन द जनरल टर्म्स, ठीक है, और फर्दर फिर हम इनकी सब जो नेम्स होंगे वो भी आगे चल के जैसे जैसे आते जाएंगे लेक्चर्स में तो हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा और ये टर्म समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का इन टर्म से रिलेटेड कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट कर दें, मैं वहां आपको आई विल एक्सप्लेन देयर। अदरवाइज आप मुझे किसी और व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर लें, तो मैं आपको वहां पे भी फर्दर इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।